चलिए, हम लोग देख क्या रहे थे, हम लोग किसका अधिकार पढ़ रहे थे? बताएं, किसका अधिकार पढ़ रहे थे? राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली पढ़ रहे थे ना। तो अब राइट्स ऑफ बेली के में एक जो अंतिम बचा है, मैंने ये बता दिया था कि राइट टू एक्सपेंसेस और रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन और एक्सपेंसेस जो भी उस माल या गुड्स के लिए वो करेगा बेली, जो उसके पास रहेगा, तो उसको वो पैसा पा सकता है वापस, ठीक है। और उसमें था कि अगर जो अंतिम बिंदु मैंने बताया था वो क्या था कि अगर बेलमेंट जो हुआ है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली हुआ है, मान लीजिए उसने कोई उधार माल लिया है और उससे फायदा उसको उठाना है, जैसे कार की बात थी, तो वहां जो अंतिम बिंदु पे मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी वो ये थी कि अगर वो यूज कर रहा है तो क्या होगा, और हमने मान लीजिए आपकी कार उधार ली, तो हम अगर उसको लेके जा रहे हैं तो उसमें तेल डलवाना होगा, तो ये बेनिफिट बेली का है। और बेली क्यों हुआ? क्योंकि बेलर से उसने कार ली, मैंने आपसे कार ली अपने यूज के लिए, हमको बनारस तक जाना है, तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लाइक पेट्रोल उसमें खर्च होगा, ड्राइवर का खर्च देना होगा, हम बनारस जाएंगे यहाँ से तो बीच में टोल पड़ेंगे, उसके जो टोल टैक्सेस होंगे वो सब कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा। तो पहली बिंदु बात ये होती है कि जब बारोवर अपने फायदे के लिए लेता है बेली, अपने फायदे के लिए बेल कोई चीज होती है बेली के फायदे के लिए, तो वो उससे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको बेयर करेगा। दूसरा क्या था, जैसे मैंने एक लोन की बात करी थी, ठीक है। अगर कोई आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, किसी से उधार ले रहे हैं, हमेशा मान लीजिए उधार ले रहे हैं, मैं आपसे उधार ले रहा हूं, तो उसमें जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज या कोई और खर्च है, तो उस खर्च को मैं लोन ले रहा हूं तो मैं उसको बियर करूंगा। यहां तक बात खत्म हुई थी। आगे आज हम जो चर्चा करते हैं, अंतिम बिंदु है शायद अधिकार, राइट्स ऑफ बेली के अधिकारों में राइट्स ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेली का जो अंतिम बिंदु है वो क्या है पता है? वो है राइट टू लियन, राइट ऑफ लियन कह सकते हैं, राइट ऑफ LIEN। इसका क्या मतलब होता है? एक आध बार शायद मैंने इस शब्द की चर्चा की होगी, धारणाधिकार, धारणाधिकार। अगर इसको सही विच्छेद करें तो आपको समझ में आएगा, धारण करने का अधिकार, धारण प्लस अधिकार, धारणाधिकार। तो मैं अभी रफली आपको बताता हूं, फिर आपको बेयर प्रोविजन से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब आप एज अ बेली, आपने जो अभी हम लोगों ने पढ़ा किस सेक्शन में, सेक्शन 158 में, राइट टू एक्सपेंसेस और रेम्युनरेशन, वहां आपको एक्सपेंसेस मिलने का एक राइट 158 में बता दिया गया कि आप भाई कोई भी आप डिमांड कर सकते हैं, जो भी आपने चीजें रखी, उसका ध्यान दिया या उस पर कोई और खर्च किए, 3 बिंदु बताए थे, उन पे जो भी आपने खर्चा किया वो आप खर्चा उससे पा सकते हैं। ये 158 में आप पढ़ लिए। अब आपको क्या पढ़ना है? 170 और 171, जिसमें ये धारणाधिकार आता है कि आप उस सामान को होल्ड कर सकते हैं। धारणाधिकार में टू होल्ड, देना नहीं है। कब तक नहीं देना है? जब तक कि हमारे हर्जे खर्चे जो भी हैं मुझे मिल नहीं जाते, ठीक है। इफ द बेलीज लॉफुल एक्सपेंसेस, जो भी लॉफुल एक्सपेंस उसने किया, विधिपूर्ण किए गए खर्चों की बात यहां होगी, ये ध्यान रखिएगा, आर नॉट पेड, ही में रिटेन द गुड्स। अगर ये भुगतान नहीं किए जाते हैं 158 में, तो क्या करेगा? वो उसको होल्ड कर सकता है। द राइट टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी अंटिल द चार्जेस ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी आर पे। जो भी प्रॉपर्टी आपने होल्ड करी है उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपने खर्चे किए, जब तक आप उसको पे नहीं कर देते, बेलर पे नहीं कर देता, बेली कैन रिटेन इट विद हिम। तो दिस इज कॉल्ड द राइट ऑफ लियन। लियन बोलते हैं, धारणाधिकार बोलते हैं, इसको आप एकदम दिमाग में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धारणाधिकार की जो बात आती है ये 2 तरह की होती है। 171 की बात कर रहे हैं, 172 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 171 की अगर बात करें तो ये कहता है विशिष्ट प्रकार का, ठीक है।
विशिष्ट धारणाधिकार। विशिष्ट धारणाधिकार मतलब आप समझ रहे हैं क्या? 170 ठीक है। 170 विशिष्ट धारणाधिकार की बात करता है। विशिष्ट माने क्या हो गया? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? और दूसरा जो होता है ना 171, वो 171 बात करता है जनरल लियन की। 171 जो बात करता है वो साधारण धारणाधिकार की बात करता है। ये स्पेसिफिक कह सकते हैं, ये स्पेसिफिक लियन, स्पेसिफिक राइट टू लियन, और ये जनरल। अब देखिए नाम से जो पता लग रहा है कि स्पेसिफिक से क्या मतलब होगा। स्पेसिफिक से ये मतलब होगा कि आपने अगर कोई गुड्स बेल करी है, बीइंग अ बेलर यू हैव बेल्ड एनी गुड्स टू बेली फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पसेस एंड बेली हैज स्पेंड सम मनी, सम एक्सपेंसेस ऑन दैट। वो 3 पॉइंट्स कीपिंग और ये सारी चीजें जो उसकी होती हैं उस पर वो पैसे खर्च करता है स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पसेस, उसने उस पर खर्च किए हैं तो वो खर्चे वापस ले सकता है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो उस गुड्स स्पेसिफिकली विच इज बेल्ड, ध्यान दीजिएगा यहां पे स्पेसिफिक का मतलब वही है। स्पेसिफिक बेल्ड जो हुआ, स्पेसिफिक बेल्ड जो गुड्स है उसमें क्या होगा, वो उन गुड्स को जिसपे उसने कुछ खर्च किए हैं वो उसको अपने पास रोक सकता है। सिर्फ उसी गुड्स को जिसको दिया गया है, बेल किया गया है, वही गुड्स रोकेगा, दूसरे कोई और गुड्स नहीं रोकेगा। ये बात 171 में कही गई है। 171 के इंटरप्रिटेशन से 3 बिंदु निकल के आते हैं। क्या? पहला बिंदु ये होता है कि जो गुड्स बेल की गई हैं, इसमें बेली ने क्या किया हो। बेली ने कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की हो, किन टर्म्स में होगा? सर्विसेज जो होंगी, बेली हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज। आप जानिएगा ये सर्विसेज जो होंगी ये 2 रूपों में होंगी। या तो कुछ स्पेशली उसने क्या किया हो, एक्सरसाइज ऑफ लेबर किया हो, ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ लेबर, और कोई स्किल उसने उस पर लागू करी हो। इसको उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, मैंने अपनी कार बनने के लिए दी, तो ये दोनों चीजें उस पर लागू हो सकती हैं, एक्सरसाइज ऑफ लेबर और एक प्रॉपर स्किल अगर नहीं होगी तो नो वन कैन रिपेयर एनी कार। जनरल आदमी के बस की बात नहीं होगी कि उस पर कोई स्किल अप्लाई कर पाए, जिसके पास स्किल होगी वही अप्लाई करेगा। अब 171 यही कहता है कि बेली शुड हैव रेंडर्ड सम सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ऑफ लेबर और ए स्किल। अब देखिए इसमें जो जब ये दोनों बातें होती हैं तो क्या होता है, जो गुड्स बेल्ड है, ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेली ने गुड्स बेल्ड जो है उस पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, वो या तो एक्सरसाइज ऑफ लेबर के रूप में या स्किल के रूप में है, वो गुड्स पे अप्लाई करता है। अब गुड्स पे अप्लाई होगा तो क्या होगा, गुड्स जिस रूप में था, ये जो भी इन विच फॉर्म इट वाज, कोई मतलब नहीं है, जिस फॉर्म में था उस फॉर्म से उसमें कुछ चेंज होगा, कुछ वैल्यू एडिशन होगा, भाई, कुछ उसमें बढ़ोतरी हुई। भाई हम किसी चीज के लिए अगर चार्जेस की मांग करेंगे तो उस पर कुछ प्लस होना चाहिए तभी हम चार्जेस मांग पाएंगे, माइनस होने पे तो मांग नहीं पाएंगे। तो ये पहली बात होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर अप्लाइंग 170। विशिष्ट धारणाधिकार भी ये है कि जो गुड्स बेल करी गई हैं उस पे कोई सर्विसेज जो बेली दे रहा है वो एक्सरसाइज ऑफ लेबर या स्किल के रूप में हो और वो उसकी वैल्यू कुछ न कुछ बढ़ाए, उसको बदले, उसका स्वरूप बदल दे। तब क्या होगा, अब जब वैल्यू बढ़ गई, इस पे कुछ इसने अप्लाई किया है तो इसके चार्जेस वो मांग सकता है, और चार्जेस नहीं देने पे
बेली को ये राइट होगा कि गुड्स को होल्ड कर ले, रिटेन कर ले। इसको कहते हैं लियन, धारणाधिकार, कि जब तक आप पे नहीं करोगे आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज योर गुड्स। ठीक है, तो यहां पे ये पहली शर्त होती है। अब दूसरी शर्त क्या होती है ये भी जानिए। दूसरी होती है द बेलर द लेबर और स्किल। अब ये दोनों चीजें जो हैं, लेबर और स्किल, फर्स्ट और चीजें, ये उन्हीं जो गुड्स बेल की गई हैं उस पर उन्हीं उद्देश्यों के लिए अप्लाई किया जाए। ध्यान दीजिएगा, उन्हीं उद्देश्यों के लिए अप्लाई किया जाना चाहिए इस गुड्स पे जिन उद्देश्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है। बहुत क्लियर दिमाग में रखिएगा। फॉर द पर्पजेज which the goods are made for that purposes only the skill or labor should be applied। ठीक है, क्लियर है यहां तक? The labor or skill must have been exercised in accordance with the purpose of bailment and the terms of contract। जिस पर्पस के लिए बेलमेंट किया गया है और जो शर्तें कॉन्ट्रैक्ट की हैं उन्हीं के अनुसार इस पर ये लेबर और स्किल एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है, लेबर एंड स्किल शुड बी अप्लाइड। मैं लिख दे रहा हूं या आप लिख लें, शुड बी अप्लाइड ऑन गुड्स बेल, ऑन गुड्स, आप लिख लें ऑन गुड्स बेल अकॉर्डिंग टू purposes of, in accordance with purposes of bailment and terms of contract। यही चीज यहां पे, ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या हो गई? सॉरी, दूसरी शर्त लेबर एंड स्किल शुड बी अप्लाइड ऑन गुड्स इन अकॉर्डेंस विद, देख लीजिए, इन अकॉर्डेंस विद purposes of bailment, purposes of bailment and terms of contract। दो चीजें, terms of contract के अकॉर्डिंग हो और जो आपने जिस उद्देश्य के लिए बेल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो, दो चीजों के अकॉर्डिंग हो। यहां पे लिखा है, अगर दिख रहा हो तो ठीक है। अब तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसको स्पेसिफिक लियन बनाती है, स्पेसिफिक लियन जो बात बनाती है वो ये है कि केवल और केवल वही गुड्स रिटेन की जा सकेंगी ऑन विच these skills or exercises have been applied, or you can say for the goods which is bailed for a particular purposes and on which the exercises of labor and skill is applied, that only can be retained। Clear? जो माल हमने आपको दिया, जो गुड्स आपको दिया, सिर्फ उसी को रिटेन किया जा सकता है और दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। इसको हम अभी जब जनरल वाले में जाएंगे तो वहां हमें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा वहां क्लियर होगा। तो यहां तक क्लियर है मामला, स्पेसिफिक का मामला क्लियर हुआ, स्पेसिफिक, ओके गुड। तो अब स्पेसिफिक को हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू, हम इसका केस भी बता देते हैं, तब फिर हम बेयर पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया, एक आप केस लिख लीजिए, बस एक ही केस बताऊंगा। अब मान लीजिए कि वैल्यू एडिशन की बात होती है, उदाहरण जो दिया गया, एक हटन वर्सेस कार मेंटेनेंस कंपनी, HU हटन वर्सेस कार मेंटेनेंस कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब निर्णय दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई अगर आपने केवल माल इसलिए लिया कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, जो पहली बात कर रहे हैं, साधारण रूप से आपने उसको रखा, मान लीजिए कोई कार आप घोड़ा लिया, जो उदाहरण दिया गया इस केस में उसको बता रहा हूं। घोड़ा आपको बेल किया गया है कि भाई कुछ दिनों के लिए आप रखो, और उसको आप सिर्फ चारा पानी दे रहे हैं, और या मवेशी है उनको आप सिर्फ चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए, तो जब लेट मी कंप्लीट उदाहरण,
कि अगर जब उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए धारणाधिकार नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, धारणाधिकार राइट ऑफ लियन नहीं आएगा। आप एक्सपेंसेस की मांग कर सकते हो कि हमें भूसा खरीदा, ये किया, वो किया, उसके खर्चे मिल जाए। बट इफ देयर इज नो वैल्यू एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है उसमें, तब आप क्या करोगे? तब आप होल्ड नहीं करोगे। मान लीजिए वही घोड़ा है और एक ट्रेनर के पास दे दिया जाए, एक ट्रेनर के पास दे दिया और ट्रेनर उसको ट्रेन करे। ट्रेन हुआ घोड़ा तो उसमें कुछ एडिशन हुआ, कुछ बदला, वो जब बदल गया, जब वो बदल गया तो क्या होगा? तब उसमें जो भी स्पेसिफिक चार्जेस होंगे दैट कैन बी चार्ज, एंड इफ इट इज नॉट पेड देन बेली, या वो कह सकते हैं जो ट्रेनर है, ही हैज अ राइट टू होल्ड दैट हॉर्स until unless he is paid। ये इसमें उदाहरण दिया गया। अब इसका केस क्या था ये आप समझिए। What was the fact? कहा गया था कि एक हटन साहब या जो भी आप कहिए, एक कार मेंटेनेंस कंपनी जैसा नाम लिखा है, इसको अपनी इन्होंने कार दी फॉर 3 years। ठीक है, 3 years कि भाई इसको आप रखो सुरक्षित, इसके मेंटेनेंस चार्जेस हम देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, रख लिया इन्होंने। वापस लेने गए तो एक बार का ड्यू हो गया था, 1 इंस्टॉलमेंट या कह सकते हैं वाज ड्यू एंड इट वाज नॉट पेड। अब ये कहते हैं कार मेंटेनेंस कंपनी नहीं, हम नहीं देंगे, दिस इज माय राइट टू लियन या राइट ऑफ लियन, हम इसको देंगे तब जबकि आप मुझे मेरा पैसा दे देंगे। तो केस इसमें चलता है, तो इसमें राइट टू लियन, देखिए वही बात समझिए, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, गाड़ी सिर्फ उन्होंने रखी थी, तो इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। और जब वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो it should not be treated as ये जो लियन है, स्पेसिफिक लियन, यहां पे नहीं माना जाएगा, राइट ऑफ लियन वहां पे रेज नहीं होगा। तो ये है स्पेसिफिक लियन। मैं 5 मिनट के अंदर आपको जनरल लियन की बात बता के इसको खत्म करूंगा। स्पेसिफिक को समझना ज्यादा जरूरी है। अब इसको हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज गिवन इन बेयर प्रोविजन। प्लीज गो थ्रू इट। 170 जो कह रहा है बेलीज पर्टिकुलर लियन, बेलीज पर्टिकुलर लियन, हाँ ये जो स्पेसिफिक था इसको आप पर्टिकुलर भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर लियन। तो यानी बेली का जो विशिष्ट धारणाधिकार कह सकते हैं, पर्टिकुलरली उसको आप, अब देखिए पर्टिकुलर ज्यादा शब्द है, बढ़िया है कि पर्टिकुलरली उस गुड्स को होल्ड करेंगे ऑन विच यू हैव अप्लाइड योर स्किल और लेबर, राइट। पढ़िए, where the bailey has in accordance with the purpose of bailment। चलिए आगे बढ़िए। rendered any service involving the exercise of labor or skill। देखिए दो बातें बताई थी, गुड्स के बारे में जो बेल की गई हैं उस पे क्या करता है, एक्सरसाइज ऑफ सर्विस और एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल, वो उस पर सर्विस देता है, उसको प्रोवाइड कराता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल, जो गुड्स उसको दी गई हैं। He has, in absence of a contract to the contrary, अगर कोई अन्यथा संविदा नहीं है, इसको बहुत बार बताया जा चुका है, a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them। Clear? बात तो एकदम स्पष्ट हो गई होगी। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कोई उस पर सर्विस दे रहा है तो उसके लिए वो सर्विस चार्जेस लेगा, नहीं मिलता है तो तब तक वो रिटेन कर लेगा। इसका जो उदाहरण दिया गया कि अगर हीरा दिया जाता है, रफ डायमंड दिया गया और उसको पॉलिशिंग वाले कंपनी में दे दिया गया, तो वो कट करेगा, पॉलिश करेगा, उसका वैल्यू एडिशन हो गया। वैल्यू एडिशन हो गया तो जो कुछ भी चार्जेस है वो मिले नहीं तो हीरा रोक के रखेगा। एक दूसरा उदाहरण दिया गया है कि आप कोट सीने के लिए टेलर को देते हैं और कहते हैं कि जब बन जाएगा तो आप मुझे इसको दे दीजिएगा, उसके 3 महीने बाद मैं पैसा दे दूंगा, 3 महीने के अंदर पैसा दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी शब्द जो है उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमने कहा कि हम पैसा आपको 3 महीने बाद दे देंगे। तब क्या हुआ, एंड इफ टेलर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर देन ही कैन नॉट रिटेन योर क्लॉथ, राइट। क्लियर। अब जनरल में क्या दिया गया, जनरल लियन के बारे में कुछ बात कहा गया है। इन 4-6 नामों को आप याद रखिएगा, बैंकर्स, फैक्टर्स, बॉडफिंगर्स और क्या है, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स,
इन सबको ये है कि अगर इन लोगों ने आपके लिए काम किया है, if they have provided any services, then they have right to retain any of the goods they can, any of the goods which are billed, they can retain to get their service charges. इनके पास जो कुछ भी होगा उसको रिटेन कर सकते हैं। इसमें 2-3 उदाहरण बताता हूं, बाकी पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। जैसे बैंकर है, बैंकर ने क्या किया, बैंकर्स जो है इसके पास S1, S2, S3 ढेर सारी सिक्योरिटीज रख दी गई हैं, कुछ लोन लिया गया है, लेकिन जो देखिए सिक्योरिटीज प्लेस तो की गई इसको, लेकिन जो लोन जो उस पर क्रिएट किया गया किसी एक पे क्रिएट कर दिया गया है। S1 पे जो ये दीज आर कॉल्ड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जो है, और S1 पे लोन क्रिएट किया गया है, जनरेट किया गया है। बट अब देखिए लोन जब इस पे क्रिएट किया गया, लेकिन सिक्योरिटीज 3 दी गई हैं। भाई वो अपने सिक्योरिटी के लिए चाहता है कि 3-4 हमारे पास है, कोई दिक्कत ना हो, कल की डेट में डिफॉल्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए बंदा, तो मैं कहीं ना कहीं से वसूल लूं, 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए S1 को लियन किया गया, S1 को लोन किया गया, लेकिन 3 सिक्योरिटीज 4 सिक्योरिटीज जो भी हैं उन चारों को ये होल्ड कर सकता है। He has the power, a banker has the power to retain all the securities given for a particular loan. It is not necessary that all are charged with that loan. सभी उस पर चार्ज किए गए हो जरूरी है, बट अगर उसके पास है तो सबको रोक सकते हैं। देखिए यहीं पे वो डिफर कर रहा है। आपका इसमें आएगा एक फैक्टर्स का मामला आता है। व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स ये होता है जैसे एजेंट नहीं होते, आप कोई माल दे दो, उसको उसके पोजीशन में चला जाएगा, आपको उसको बेचेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स को ये राइट है कि अगर आपने उसके खर्चे नहीं दिए हैं, पहले के खर्चे नहीं हैं, मान लीजिए पहले कुछ माल बेचने के लिए आपने उसको दिया, उसके खर्चे आपने नहीं दिए हैं, तो वो क्या करेगा, अभी जो माल आया है उसको वो होल्ड कर जाएगा। देखिए स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलरली है, और यहां पे अंतर आ गया, काम इसने पहले गुड्स के लिए किया है, बट ये होल्ड क्या कर रहा है, रिटेन क्या कर रहा है, दूसरे बाद में जो गुड्स आए हैं इसके पास, राइट। ऐसी बार फिंगर्स माने घाट वाला है, घाट वाला मतलब जहां नदी बदी का काम है, एक किनारे से माल चढ़ा के उधर भेजा जाता है, फिर माल इधर उतारा जाता है, तो वहां जो चार्जेस होंगे ले सकता है, बाद पहले का पैसा आपने नहीं दिया तो बाद वाला माल वो होल्ड कर लेगा, पहले वाला पैसा पेमेंट करो, कुछ खास नहीं है। अटॉर्नीज वाला थोड़ा सा देखने का है कि अटॉर्नीज माने जो आप वकील वाला समझते हैं मामला, अधिवक्ता, अटॉर्नीज, सॉलिसिटर्स, तो इसमें क्या है, अटॉर्नी जो पहले एक मामला कहा गया है, पहले के जो केसेस हैं उसमें कहा गया है कि अटॉर्नी क्या कर सकता है, अगर उसको पैसे आप उसके फीस नहीं दिए तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको होल्ड कर लेगा, नहीं देगा, और उसको पावर है। उसमें 2 बातें कही जाती हैं, अगर वो अपने आप क्लाइंट को छोड़ दे तब वो होल्ड नहीं कर सकता, अगर क्लाइंट उसको हटा देता है तो क्लाइंट शुड पे ऑल द जो भी उसकी फीस है, अगर नहीं पे कर रहा है तो अटॉर्नी उसको रोक सकता है, ये है पावर अटॉर्नी को। लेकिन एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट का है, उसको ध्यान में रखिएगा, आर.डी. सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद मौर्य, आर.डी. सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद मौर्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, अधिवक्ता जो है वो रिटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कागजात होते हैं ये कोई गुड्स नहीं होते, इनको बेच के आप पैसे नहीं वापस पा सकते, तो इसमें ये कहा गया नहीं, इसको रोकेगा नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं रोकेंगे। तो फिलहाल आप दोनों को दिमाग में रखिएगा, और कुछ नहीं है। पब्लिक ब्रोकर्स क्या, पॉलिसी ब्रोकर्स क्या होते हैं, जो मरीन इंश्योरेंस करते हैं। मरीन इंश्योरेंस करने वाले, अगर उनका कुछ पहले का खर्चा है आपने नहीं दिया है तो आपकी पॉलिसी रोक सकते हैं, फिर आप उनके खर्चे दे लीजिए, फिर वो आपको पॉलिसी दे देंगे। तो ये बातें हैं बैंकर्स, फैक्टर्स, बॉर फिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पब्लिक पॉलिसी ब्रोकर्स के बारे में। 171 यही कहता है, क्या कहता है, बैंकर्स, फैक्टर्स, बॉर फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ अ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स में in the absence of a contract to the contrary retain as a security के रूप में रोक सकते हैं, पहले बताया, as a security for a general balance of account, जो भी उनका बकाया रहा हो, and goods bailed to him, जो भी उनको goods bail की गई है, ठीक है। But no other persons have a right to retain as a security for such balance
goods bail to them unless there is an express contract to the effect। इनके अलावा इसने और किसी को ये पावर नहीं दी है कि आप रिटेन करेंगे, धारणाधिकार की बात करेंगे। जो पर्टिकुलर लियन है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग नहीं कहा गया है तो इनके अलावा किसी को पावर नहीं दी गई है। ये है आपका धारणाधिकार खत्म हो गया। 180 में जल्दी से आप देख लीजिए कि राइट टू सू है, वाद करने का अधिकार है। अगर कोई एक मिनट रुक जाइए 180 में क्या कह रहा है? राइट टू सू, ठीक है। राइट टू सू में है कि अगर आप तीसरे कोई आदमी हो, थर्ड पर्सन, और आप बेली के उपयोग जो सामान उसको बेल किया गया है इसके यूजेस में आप व्यवधान डाल रहे हो, आप उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो जो कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए बेली ठीक बेलर की तरह, जो बेली और बेलर दोनों एक ही पावर दी गई है कि थर्ड पर्सन के अगेंस्ट सू कर सकें। दिस इज गिवन इन 180 और कुछ लियन में, सॉरी, राइट्स ऑफ बेलीज में नहीं पढ़ना है, ठीक है। 180 को आप यहां पे जरा सा देख लीजिएगा। मैंने इसमें से आपको 2-3 बातें बता रखी हैं। अब 1 मिनट में आप नोट कर लीजिए कि ये जो टाइप्स ऑफ लियन जो है, टाइप्स ऑफ लियन कवर्ड बाय एक्ट कह सकते हैं। इस एक्ट में कहां कहां दिए गए हैं? कवर्ड बाय एक्ट। तो आपको बताएं, पहला आपको अभी हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे, वो क्या था? लियन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। लियन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, इसको पढ़ा चुके हैं। कहां पढ़ाए? 168 में। माल को रोक सकता है, ध्यान दीजिएगा। बेलीज लियन दूसरा, बेलीज लियन, ये कहां कहां आपने पढ़ा? अभी अभी आपने पढ़ा 170 और 171, ये पढ़ चुके हैं। तीसरा कहां आता है? तीसरा आता है लियन ऑफ प्लेस। और ये जो पानी होता है ना, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जस्ट, तो बंद जो गिरवी का होगा उसमें कह सकते हैं कि लियन ऑफ पानी, सीधे सीधे कह लें PAWNEE, ठीक है। प्लेस ऑफ पानी लिखा है, तो उसको 173-74 में अभी पढ़ेंगे, 173 और 174। चौथा जो बिंदु है, लेयर ऑफ एजेंट्स की बात होती है। जब एजेंसी पढ़ेंगे तो 2 पढ़ चुके हैं, 2 बाकी है। लेयर ऑफ एजेंट्स 221 में है, ठीक है। तो इतनी जगह लियन की बात होती है और कहीं लियन की बात इस एक्ट में फिलहाल नहीं है, राइट।